चलता ही जाए, कभी भी मंजिल ना आए, मुसाफिर चलता ही जाए। धीरे धीरे हौले हौले मुझसे ये दिल बोले, कट जाए रास्ते में सारी उम्र। आहा आहा आए सुहाना सफर हुए, आहा आहा आए सुहाना सफर। कहीं ये और न पहुंचा दे, मुझे ये राह न भुला दे। कैसी है ये मत वाली लंबी लंबी काली काली जुल्फ किसी की है या ये डगर। आहा आहा आए सुहाना सफर, आहा आहा आए सुहाना सफर। रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आए सुहाना सफर हुए, आहा आहा आए सुहाना सफर। आहा आहा आए सुहाना सफर, आहा आहा आए सुहाना सफर। जी हाँ, बिल्कुल सुहाना सफर ही रहने वाला है। और सूरज के साथ साथ प्रोग्राम का नाम है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से ये प्रोग्राम आप हमारा सुन रहे हैं। 8:30 हो गए अंजर जी। और बातें शुरू से ही हमारी चली योग के हवाले से जी। इंटरनेशनल योगा डे चूंकि आज है, उसी मुनासबत से हमारी बातें भी जारी हैं और हमने सामीन से कहा भी था कि पूरे प्रोग्राम में इसी हवाले से हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। और ये पूरे प्रोग्राम आखिर प्रोग्राम तक हम योग पर किसी न किसी अंदाज में बातें जारी रखेंगे, बातें करते रहेंगे। और एक मेहमान भी है हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जी। ये हैं डॉक्टर इंदु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योग एजुकेशन में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में। जी, आपका खैर मकदम, वेलकम मैम। बहुत बहुत जी इंदु जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आज के। और बड़ी खुशी की बात है कि आपने कुछ वक्त तो निकाला हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, ताकि आप बता सकें हमें योग की इम्पोर्टेंस के बारे में। खासकर जो आज की लाइफ है, बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है जी। और ऐसी भागदौड़ में यकीनन हर कोई परेशान है, कुछ सेहत की तरफ से परेशानियां हैं, पूरा दिन ऑफिस में गुजारते गुजारते बदन थक जाता है, दर्द आने लगते हैं तरह तरह के। इन तमाम चीजों के ऊपर हमारी आपसे बातें होंगी, लेकिन अभी हम भी आपको थोड़ा सा मौका देंगे कि आप थोड़ा स्टेबल हो जाएं, थोड़ा आराम से बैठें आप अभी। उसके बाद बस 5 मिनट में हमारी बातों का सिलसिला आपसे योग के हवाले से शुरू होगा। अंजर, तब तक हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। मैसेजेस को हम शामिल कर लें। हमारे पास ये मैसेज है जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कामडे, करुणा और विपुल कामडे हैं। और सनावत से है मोहम्मद सादिक, बेगम सलमा और उनकी नवासी हैं जिक्रा और उनके अहबाब हमें सुन रहे हैं। जी। मास्टर आरजी
फड साहब का मैसेज आया है। उनके साथ हैं अनुसुया लुकलुक विद्यानगर पार्ली वैजनाथ से जी। और यवतमाल से हैं राहुल मनावर, सरला मनावर और विशाल और चेतन है। गांधी चौक रूप पंजाब से हैं हरदेव मिक्का, बलवेंद्र विर्क और जीतेज विर्क हैं जी। और उनके हमनवा सुन रहे हैं हमें। और आगे चलें तो ये पैगाम हमारे पास आया है जमशेदपुर से हरजैन सिंह भाटिया, अंजल भाटिया और नवनीत भाटिया का। आप तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप के पैगाम थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे अंजर जी। सबसे पहले जो सामीन एकदम अलर्ट हो गए ये सुनकर के डॉक्टर इंदु शर्मा हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ फरमा है जी। तो इन्हीं से पहले हम गुफ्तगू अब शुरू कर लेते हैं। जो गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक और चीज, अगर आप लोगों को योगा के मुतालिक कोई सवाल, कोई जानकारी, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हिंदुस्तानी सामीन हमें मैसेज करें 53010 पे जी। और बैरून मुल्क के सामीन अगर कोई सवाल उनके जहन में आता है दौरान गुफ्तगू, वैसे तो बातचीत हमारी इतनी तफसील से होगी तो फिर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल तहरीरी तौर पर भेजिएगा +918130913554 पर। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने कहा कि आज की लाइफ में कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है कि हर बंदा योग करे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि योग हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बचपन से ही शुरू किया जा सकता है या एक खास पर्टिकुलर उम्र के आने के बाद, जैसे दवाओं की या सप्लीमेंट्स की बात होती है तो कहते हैं कि भाई 40 में जब आप आ गए तब आप ये जरूर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। वो क्या योग में भी ऐसा ही है या बचपन से ही बच्चों में भी आदत डाली जा सकती है? योग अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिसको हम जिसमें आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं है जी। क्योंकि योग केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है, है ना। योग केवल आसन प्राणायाम और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही नहीं सिखाता है, जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, हमारी संस्कृति की वैल्यूज हैं जो उनको भी सिखाता है। और वो संस्कार, वो वैल्यूज हम बच्चे में शुरुआत से ही डालना की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी बने। तो वो जो योग की प्रक्रिया है वो संस्कार भी सिखाती है, व्यक्तित्व विकसित करने का एक तरीका सिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम योग की कोई आयु सीमा है। बट अगर हम आसनों की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से एक बहुत छोटे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मोड़ तोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक विकसित शरीर है उसका, तो उसको उसी के हिसाब से धीरे धीरे विकसित होने देना चाहिए। और एक 8 साल की उम्र से ही उसे डीप प्रैक्टिस में लाना चाहिए, अगर आसनों की हम बात करें। ठीक है। बाकी जहां तक योग मूल्यों की बात है वो तो हम बचपन से ही बच्चे के अंदर संस्कार डाल सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात ये बताई, बहुत गहराई भी है इसमें कि योग जो है वो सिर्फ सेहतमंद रहने का नाम नहीं है, बल्कि इससे हमें जो संस्कार हैं, जो हमारी तहजीबी विरासत है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी अखलाकियात हैं, वो भी हमारे अंदर दर आती हैं। तो ये बताइए, योग के सेहत के अलावा और क्या क्या फायदे हैं? जैसे अगर हम फायदों की बात करें तो स्वास्थ्य एक पक्ष है, योग जो विषय है वो केवल एक थेरेपी नहीं है जी। आज के युग में हम जरूर उसको एक चिकित्सा के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई पीड़ित है जी, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, और उस बीमारी के इलाज जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक उसका मन किसी चीज में लगेगा नहीं। और उस दृष्टि से योग बहुत सस्ता और प्रभावकारी अभ्यास है जी। जैसे आजकल विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां जो बहुत महंगी खर्चीली हैं, हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। उस दृष्टि से योग एक बहुत ही सरल, सहज और लाभकारी अभ्यास है और बहुत सस्ता है। और सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस दृष्टि से योग चिकित्सा के रूप में हम अपना रहे हैं, क्योंकि योग से चिकित्सकीय फायदे हो रहे हैं। बट केवल योग चिकित्सा के लिए ही नहीं है, व्यक्तित्व विकास के लिए, आत्म विकास की बात योग करता है। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को विकसित कर उसको स्वस्थ बनाना की दृष्टि से हम यदि देखें तो योग का ये एक बहुत महत्वपूर्ण और वास्तविक पक्ष है। अच्छा, योग तो पूरे इंटरनेशनली मनाया जा रहा है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन उन सामईन के लिए जिन्होंने योगा लफ्ज को पहली बार सुना होगा, आप उन सामईन को क्या कहना चाहेंगे कि योगा क्या है? आज
पहले तो हम कह सकते थे कि प्रारंभ में योग इतना विख्यात नहीं हुआ था, तो बट लास्ट 5 इयर्स से हम देख रहे हैं कि योग जितना प्रखर और प्रचंड रूप में विकसित हो रहा है, वो उसकी दृष्टि से मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि कोई योग शब्द को न जानता हो। योग की वास्तविकता से परिचित न हो वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन योग शब्द से आज की डेट में हर कोई परिचित है। और जो योग का विषय है, योग को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो इतनी विख्यात किया जा रहा है, उसका पर्पज ही यही है कि योग शब्द का जो अर्थ है जोड़ना। तो हर संस्कृति, योग किसी धर्म से की सीमा में बंधा नहीं है, किसी देश की सीमा में बंधा नहीं है। समस्त संस्कृतियों को एकजुट करने का जो प्रयास है वो एक नया आयाम योग शब्द को दे रहे हैं। मतलब योग का मीनिंग है जोड़ना। और उसमें हम देख रहे हैं कि हर संस्कृति आज, जो पहले केवल भारत तक ही सीमित था, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अभी जो उसको विराट रूप मिल रहा है, तो हर संस्कृति एक साथ जुड़े, हर संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में जुड़े और एकजुट होके सब एक कुटुंब रूप में आ जाएं, उस कॉन्सेप्ट में ये प्रयास चल रहे हैं। और जो योग से परिचित नहीं है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जरूर योग से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आज योग दिवस के उपलक्ष्य में भी हर जगह पे, हर रूप में, हर कोई किसी न किसी रूप में योग को अपना रहा है, कर रहा है, जोड़ रहा है योग से। ये बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने सही बात बताई अंजर। और जो पहला योग 2015 में जब ये हुआ था प्रोग्राम, पहला योगा डे जो मनाया गया था, उसमें तकरीबन सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, तकरीबन 84 ममालिक की शख्सियात ने, अलग अलग मुल्कों की शख्सियात ने इसमें हिस्सा लिया था। हिंदुस्तान वो बाकायदा आए थे इसी मकसद के तहत कि ये बैनुल अक़वामी जो योगा डे है इसमें वो शामिल हो। 35 मिनट्स योग उस दिन किया गया था और उसमें तकरीबन 35,985 लोगों ने शिरकत की थी। और उसके बाद से हर साल ये तादाद बढ़ रही है। अब आज जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आज तो मतलब हर मुल्क में है, हर जगह पर, पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। आज भी बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने की संभावना है, पूरे इम्कानात हैं। कुछ और बातें हमारी आपसे डॉक्टर इंदु जारी रहेंगी। फिलहाल एक नगमा अपने सामीन को सुनवाते हैं, कुछ मैसेजेस भी लेंगे अंजर इसके बाद। जी। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, हमारे, हाँ तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। कसम से किसी को नहीं मैं जानती, अच्छा, और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह, हाँ देखी न दोनों एक जगह। होते हैं मर्द बड़े शक्ति, बात है ये बिल्कुल पक्की। भोली सी आती हो नजर, हो चंचल चालाक मगर, औरत का दिल जाने नहीं, आप हमें पहचाने नहीं। छोड़ो छोड़ो हम भी सयाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। सूरज के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस एयर कर रही है। हमारा ये प्रोग्राम 8:41 पर फिलहाल आप सुन रहे हैं।
कुछ सवाल आने शुरू हुए हैं वैसे अंजर, हम भी डॉक्टर इंदु से बात करेंगे, कुछ और सवाल हमारे जहन में भी हैं, लेकिन पहले जो लिसनर का सवाल है वो ले लेते हैं। जी यकीनन। आप ये शमीम अहमद अश्क साहब का सवाल है। जी क्या कह रहे हैं शमीम अहमद अश्क साहब? ये कहते हैं कि ये 15 साल से डायबिटिक हैं डॉक्टर इंदु, और पूछना चाहते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए बताएं कि क्या योग कर सकते हैं, कौन से आसन ये कर सकते हैं। एक सवाल तो ये 60 साल लगभग इनकी उम्र है, एज इनकी 60 इयर्स की है। जी जो मधुमेह रोग है, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी हम यहाँ से आपको अभ्यास बता रहे हैं, एक योग शिक्षक के निर्देशन में ही आप करें, क्योंकि सुन के देख के कई बार हम उसकी बारीकियों को और सही तरीके को नहीं समझ पाते हैं। जी। उसके साथ साथ आप अपनी दवाइयां चालू रखें, अभ्यास जरूर शुरू करें, लेकिन एकदम से दवाइयां मत छोड़ें। तो जो अभ्यास है किए जाने वाले, जो मधुमेह है वो पेनक्रियाज ऑर्गन से रिगार्डिंग होता है, जिसमें इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण वो हमें हमारे रक्त में जो शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जी जी। उसके लिए आप जितना ट्विस्टिंग पोजेस करेंगे, दाएं बाएं मुड़ने वाले अभ्यास करेंगे, वो खड़े होकर बैठकर, अच्छा। तो वो हमारे शरीर में जो मोड़ उत्पन्न होता है वो पेनक्रियाज को सक्रियता प्रदान करता है, जिससे कि वो जो इंसुलिन का स्राव है वो समुचित रूप से हो पाता है। जी जी। और इसके लिए आप वक्रासन का अभ्यास जो बैठकर किया जाता है, वक्रासन, हाँ, वक्रासन का अभ्यास, ये आप अगर किसी से सीखेंगे या सर्च करेंगे तो आपको पिक्चर दिख पाएगी। इसमें शरीर मुड़ जाता है आगे से पीछे की तरफ, कमर में जिस तरह हम कपड़े को निचोड़ते हैं, जी जी। उस तरह से एक मोड़ पेट की तरफ उत्पन्न होता है। तो वक्रासन का अभ्यास है। साथ ही इसमें खड़े होकर कटी चक्रासन का अभ्यास किया जाता है, साइड बेंड चक्रासन का अभ्यास किया जाता है। तो जो ट्विस्टिंग पोज हैं, ये सारे हमें हमारे मधुमेह में लाभ प्रदान करते हैं। तो शमीम अहमद अश्क साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ने ये कहा कि किसी एक्सपर्ट का बताना आपको ज्यादा जरूरी होगा, वो आपको बाकायदा सामने से आप देख लें कि वो किस तरह से कर रहे हैं। वक्रासन बताया आपके लिए, कटी चक्रासन आपने बताया, ये दोनों आसन आप कर सकते हैं। ये जो मामूलात होंगे आपकी पेनक्रिया को फिर से दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए कि वो अपना काम सही तरीके से शुरू कर दें। और डॉक्टर साहिबा, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि कई बार हम सिर्फ किसी से पूछकर या कहीं हमने कोई तस्वीर देख ली, देखकर आसन शुरू कर देते हैं। तो जब तक किसी एक्सपर्ट से, किसी योग गुरु से हम ना सीख लें, अच्छी तरह से ना समझ लें, ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी क्षमता क्या है वो हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकते कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने कैपेबल हैं, आपकी कमजोरी कितनी है, आपकी क्षमता को हम यहाँ बैठ के जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई अभ्यास कराने वाले होंगे तो आपकी क्षमता अनुसार आपको अभ्यास देंगे, और उसका क्या प्रभाव आप पे हो रहा है करते समय पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं प्रैक्टिस को, जो कि केवल हमारे यहाँ पर बताने से संभव नहीं है। जी, शुक्रिया आपका। एक और सवाल आया है मुंबई से, अंश और अनु हमें सुन रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि खाना खाने के बाद जिस आसन में बैठा जाता है, क्या वो आसन कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जो है बैठकर वो भी कर सकती है? इसके अलावा जॉइंट पेन के लिए कौन सा योगा होगा? जो खाना खाने के बाद एकमात्र आसन, ऐसा एक आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, जिसे कहते हैं वज्रासन। इस आसन से हमारी पाचन शक्ति में सक्रियता आती है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, और निश्चित रूप से गर्भावस्था में भी इस आसन को किया जा सकता है। और साथ में जो जॉइंट्स पेन की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट्स पेन के लिए जितने सूक्ष्म व्यायाम है, वो सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, तो हमारे पैर की उंगलियों से लेकर पूरे कंधे तक हाथों के एक एक जोड़ को हम सक्रियता प्रदान करते हैं। साथ ही पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक के पूरे भाग के जोड़ों को हम गतिशीलता प्रदान करते हैं, ताकि वहां पे उनकी जो लचीलापन है वो बना रहे, उसमें कड़कपन न आए। साथ ही हमारे शरीर के समस्त जोड़ों का एक एक अलग अलग व्यायाम होता है, सूक्ष्म व्यायाम इसे कहा जाता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभकारी है। लेकिन इन सब व्यायाम के साथ साथ आहार पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका खान पान कैसा है, ज्यादा प्रोटीन डाइट न लें, और अपनी आयु सीमा के अकॉर्डिंग
आप आहार लें, सुपाच्य भोजन लें, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, इन सब चीजों पे ध्यान रखें जी। तो ये निश्चित रूप से हमारे पेन को भी कम करेगा और प्लस यौगिक अभ्यास में हमारे जो जोड़ हैं उनमें लचीलापन आएगा। मतलब हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। अभ्यास के साथ साथ आहार भी जरूरी है। मतलब उसके लिए फूड एक्सपर्ट की जरूरत। सात्विक भोजन भी लेंगे तो भी होगा कि आप जंक फूड ना खाएं, ऑयली फूड ना खाएं, फैटी फूड ना खाएं, जो मैदा और पिज्जा वगैरह जो आजकल फेमस हैं चीजें प्रचलन में हैं, तो ऐसी चीजें अवॉइड करें। सैलेड लें, फल फ्रूट्स लें, सादा भोजन लें। क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो आधा पेट जितनी आपको भूख है उसका आधा खाएं, 1/4 वायु के लिए रखें और 1/4 पानी के लिए रखें। अच्छा, मतलब सुपाच्य भोजन लें। सुपाच्य भोजन लें मतलब ऐसा खाएं जो बआसानी पच जाए। हाँ बिल्कुल। और कुछ पैगामात को शामिल करें जी बिल्कुल। ये दो मल जी का आया है एक पैगाम। एक तो पाकिस्तान डिंगान बोरगड़ी से कहते हैं डॉक्टर इंदू साहिबा का, इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि ये बहुत उम्दा बातें योग के हवाले से बता रही हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया इंदू जी। और हम कुछ पैगामात को शामिल करें। ये हमारे पास गुजरात से पैगाम आया है, लिखते हैं कि योगा ये रोज करते हैं। और ये हमारे पास मैसेज आया है, पता नहीं क्या इन्होंने नाम लिखा है। अच्छा, बुलंदशहर यूपी से है दिनेश गुप्ता काले और पिंटू राजा और लाल भाई अंसारी का ये पैगाम आया है। और ये सभी को योग दिन की शुभ कामनाएं। आप गले की प्राणायाम किया करें, हमारे लिए आपका गला इम्पोर्टेंट। कौन है? ये है मुकुल। क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी कोई योग है जो गले के लिए बहुत फायदेमंद हो? बिल्कुल बिल्कुल। गले के लिए जैसे अभी मैंने सूक्ष्म व्यायाम की बातें बताई, तो कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो हमारे ग्रीवा संचालन की क्रिया जिन्हें कहा जाता है। अच्छा। कि गर्दन की मांसपेशियों को, जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, गले संबंधित विकृतियों को दूर करने के लिए अभ्यास किए जाते हैं। अच्छा, उससे आवाज में भी फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से। प्राणायाम है, हमारी यौगिक मुद्राएं हैं, उनका अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारी आवाज पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। फिर तो अंदर ये करना शुरू करना चाहिए हमें। खूबसूरत आवाज तो सब कुछ बिल्कुल सही मतलब बात है। अगर खूबसूरत इंसान हो तो आवाज भी खूबसूरत होगा। और चूंकि हमारा काम सिर्फ आवाज का ही है, शक्लें तो हमारी खुदा का शुक्र है कि सामईन नहीं देख पाते वरना तो न जाने क्या होता। इसलिए डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छा बताया आपने हम लोगों के लिए भी कि हम अपनी आवाजों को बहुत देर तक अगर चाहते हैं कि अच्छी रहें तो उसके लिए हम लोग भी ये वाले आसन जरूर करें। अच्छा, एक सवाल एक और आया है, नाम तो अभी शामिल करेंगे। ये कराची पाकिस्तान से है, ये अराई वाली कैफी, अराई साइमा कैफी, और इन्होंने लिखा कि योग जो है मेडिटेशन के हवाले से ही जानना चाहते हैं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं क्या ये भी योग में ही शामिल है? निश्चित रूप से जो ध्यान है वो योग का ही भाग है। अच्छा। जो बेसिक, जैसे हम आसन प्राणायाम करते हैं तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा। शरीर से प्रारंभ करके हम मन के बाद फिर आत्मा तक जाने की बात करते हैं, तो उसका एक स्टेप है। जैसे हम योग में अष्टांग योग बहुत फेमस है, हर कोई इसको जानता है, तो महर्षि पतंजलि ने ये दिया है। तो 8 अंग हैं इसके, जिसमें क्रमबद्ध अभ्यास की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा। इस तरह से स्टेप बताए गए हैं कि आप 0 लेवल से शुरू करके समाधि तक कैसे पहुंचेंगे। समाधि मतलब आखिर तक ना? हाँ, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। उससे जस्ट पहले की स्टेज मतलब ध्यान है। ध्यान के बाद आप समाधिस्थ होते हैं, तो ध्यान योग का ही एक उच्च अभ्यास है, कह सकते हैं। तो इसके ये मेडिटेशन या मुराकबा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इसके फायदे क्या हैं डॉक्टर साहिबा? मेडिटेशन जो ध्यान है हमारे मन को ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छा। हाँ, तो शरीर, क्योंकि आजकल
रोग भी शरीर में दिखते तो हैं, लेकिन उनका कारण मन रहता है, मनोकायिक रोग उन्हें कहा जाता है। तो जब तक उनका मन से कारण हम ठीक नहीं करेंगे तब तक शरीर में वो लक्षण समाप्त नहीं होते, चाहे हम कितनी भी दवाइयां खा लें, उसका असर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वो बात मन के नजरिए से सही कर दी जाए तो निश्चित रूप से शरीर पे भी उसके लक्षण समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए, मानसिक विकृतियों के लिए, तनाव के लिए, चिंता के लिए ध्यान बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। तो ये कितनी देर का हो जो ध्यान करें, लगाएं हम, मेडिटेशन जो करें? वास्तव में तो देखा जाता है कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है। ओके। जो हम करते हैं धारणा। हम एक जगह फोकस करने का प्रयास करते हैं, जी, है ना। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा सोचें, इसको देखें, हम कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब हम करते हैं तो वो होती है धारणा, ठीक है। और जब हम प्रयास रहित हो जाते हैं, स्वतः हमारा मन उस विषय पर टिका रहता है, हमें एफर्ट नहीं देना पड़ता, वो स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। इस तक पहुंचने में तो काफी वक्त लगता होगा। इन जनरल सोसाइटी में, समाज में ध्यान के नाम से ही ये प्रचलित है। धारणा कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं बोलता, यही कहा जाता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान क्लासेस चल रही हैं। वास्तव में उस समय पे व्यक्ति करता धारणा ही है। धारणा करते करते इस लायक होता है कि उसका ध्यान लग जाए, ध्यान अपने आप होता है। जैसे कहा जाता है ना कि इश्क के साथ मकाम, ये मोहब्बत ही की एक किस्म है। जैसे आप जब मोहब्बत करते हैं किसी चीज से तो आप दूसरे स्टेज पे खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप उसको दूसरे स्टेज पर बढ़ते रहते हैं। तो वही है ये, उसका ख्याल हमेशा बना रहता है और फिर उसके अलावा हम कुछ और ख्याल में जा ही नहीं पाते हैं। सही। तो वही चीज ध्यान की स्थिति में रहती है, उठते बैठते हमेशा उसी में ही रमे रहते हैं हम। अब वो चीज प्रैक्टिस से नहीं है, वो होने की चीज है, मतलब उससे एफर्ट नहीं होता है ना, वो अपने आप होता है। जब आपका लगाव हो जाता है तो वो ध्यान हो जाता है। जी, तो ये योग की उच्च अवस्था है। देखिए वो मतलब एक निशाना है, मोहब्बत या कोई भी आप चीज कह लीजिए कि वो मुकर्रर है कि मैंने वहां तक ही जाना है, तो वो मरहले खुद ब खुद तय होते चले जाएंगे फिर। लेकिन ये है ना कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, ये तो है, एक आग का दरिया है। उसी तरह ये भी मेडिटेशन लेवल वही ही आप हायर लेवल को अचीव करेंगे, लो लेवल से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। जी, बड़ी अच्छी बातें हमारी डॉक्टर इंदु से जारी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत अंदाज। सामीन आपको बता दें, प्रोफेसर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर इंदु शर्मा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योग एजुकेशन में, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट से हमारे साथ यहाँ ये तशरीफ फरमा है, और इनसे हमारी बातें आज के दिन के हवाले से यानी इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है पाकिस्तान डायरी का। जी, पाकिस्तान डायरी में शामिल मौज़ूआत इस तरह हैं। बदकिस्मती से किसी इदारे से अच्छी खबर नहीं आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इजहार मायूसी। कौमी तरक्याती काउंसिल की कोई जरूरत ही नहीं, मरियम नवाज। इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी मुल्क को हादसे से कर सकता है दो चार, लियाकत बलोच। मौजूदा हुकूमत में जमहूरी रिवायात का खात्मा, माईशत डूबने की कगार पर, हमजा शहबाज। रमा माली साल के 11 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी, SBP। माईशत की ज़बूहाली जारी रहने पर मुल्क खाना जंगी का हो सकता है शिकार, आसिफ जरदारी। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में फतह कितनी दूर, BBC। आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान खोसा के बयान को शह सुर्खियों के साथ शाया किया है। रोजनामा नवाए वक्त इस बयान के हवाले से रकम तराज है कि पार्लियामान हो, मईशत हो या क्रिकेट, बुरी खबरें सुनकर मायूसी होती है। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी में मॉडल कोर्ट्स के जजों से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था, बदकिस्मती से किसी इदारे से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कहा जाता है कि मईशत ICU में है और अच्छी खबर नहीं है। कौन मईशत की खराबी का जिम्मेदार है, ये अलग बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत की ये सूरत हाल है कि हम टीवी लगाएं तो पार्लियामान में शोर शराबा होता है, कायदे ऐवान, कायदे हिज़्ब खिलाफ किसी को बोलने नहीं दिया जाता। वर्ल्ड कप देखें तो वहां से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी जंग चल रही है। ये तमाम खबरें हमें मायूस करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 37D के तहत फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना अदलिया की जिम्मेदारी है, ताहम फिर भी ये एक बड़ा टास्क है।
ऐसी गलतियां जिनको सब जानते हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। फौजदारी मुकदमात में फैसले न होने के बायस मुल्जिमान कई साल जेलों में पड़े रहते हैं और जेलों में मौजूद अफराद के बच्चों और अहल खाना का कोई जुर्म नहीं होता। घर का वाहिद कफील जेल में हो तो इसकी जोजा का कोई जरिए आमदन नहीं होता। मुआशरे ने कभी ऐसी खवातीन और बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। अखबार जस्टिस खोसा के बयान के हवाले से आगे लिखता है कि बाज हालात में खवातीन को लोगों के घरों में काम पर लगाया जाता है या जिस्म फरोशी पर। घरों में काम के दौरान ऐसी खवातीन पर तशद्दुद भी होता है। ऐसे माहौल में बड़े होने वाले बच्चे जराइम पेशा बनते हैं। पाकिस्तान में हालिया कौमी तरक्याती काउंसिल की तश्कील के हवाले से रोजनामा एक्सप्रेस न्यूज ने मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज का बयान शाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और इक्तसादी राबता काउंसिल और कौमी सलामती काउंसिल जैसे इदारों की मौजूदगी में कौमी तरक्याती काउंसिल की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान दूसरों को हिदायत पर चलते हैं। अखबार उनके बयान के हवाले से आगे लिखता है कि बिलावल से इन हाउस सेनेट चेयरमैन की तब्दीली और एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात हुई है, ताहम इन तमाम मामलात और आइंदा हिकमत अमली को ईपीसी में जेर बहस लाया जाएगा। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम की आवाज नहीं बनेंगे तो वो भी अवाम के गैर व गज़ब का निशाना बन जाएंगे। मौजूदा हुक्मरान इतने नाअहल हैं कि सब कुछ प्लेट में रख कर देने के बावजूद उनसे हुकूमत नहीं चल रही है और जो भी बजट के हक में वोट देगा वो अवाम का मुजरिम होगा। अखबार लिखता है कि इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पैरागून हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बिरादरान के अहले खाना से मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए किया। मरियम नवाज ने कहा कि उनका और बिलावल का मुश्तरका नुक्ता नजर ये है कि नाअहल वजीर आजम की हुकूमत की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है और बजट में आवाम पर जो जुल्म किया गया है उसके खिलाफ मज़ाहमत होनी चाहिए। आवाम मुश्किलात का शिकार है, इसलिए पार्टी को उनकी आवाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेज ये कि एहतजाज की क्या नोयत होगी इसका फैसला एसीपी में होगा। अखबार के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि जलसों और वर्कर्स कन्वेंशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है और इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। बजट के हवाले से रोजनामा नवाए वक्त ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शहबाज शरीफ का बयान भी शाया किया है। उन्होंने बजट को मजदूर, किसान, अवाम और गरीब दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसको वापस न लिया गया तो हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि गैस, बिजली की कीमत 31 मई 2018 ईस्वी की सतह पर लाई जाए। वो पीटीआई के साथ मिसाक मईशत चाहते हैं। अब भी देर नहीं हुई है, वो मुल्क के लिए हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं। ये बजट आईएमएफ की मुशावरत से नहीं बना बल्कि आईएमएफ ने ही बनाया है। बुध के रोज हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि जिस वजीर आजम के कौल व फेल में इतना तजाद हो उस पर कौम क्या दुनिया भी एतमाद नहीं करेगी, लिहाजा हम इस आवाम दुश्मन बजट को मुकम्मल तौर पर और फिलफौर मुस्तरद करते हैं क्योंकि बजट में 70% बिला वास्ता टैक्स है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट जुल्म की तलवार है जो मजदूर की गर्दन काटने के लिए आया है। रोजनामा एक्सप्रेस न्यूज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा परवेज रशीद के हवाले से रकम तराज है कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए बजट मंजूर करना चाह रही है। हुकूमत ने वो मुतालबे भी मानना शुरू कर दिए हैं जो कल तक नहीं मानती थी। हुकूमत अपनी हामी छोटी जमातों के मुतालबात पूरे कर रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और साबिक पार्लिमानी लीडर लियाकत बलोच ने कहा है कि इमरान खान किसी अनजाने खौफ में मुब्तला है। हुकूमत मुआशी और मुआशरती बहरानों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। इमरान खान का जारहाना उसलूब मुल्क को किसी हादसे का शिकार कर देगा। महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत से अवाम निजात चाहते हैं। जमात इस्लामी मुल्क भर में पुरअमन अवामी मार्च जारी रखेगी और 23 जून को फैसलाबाद में जबरदस्त अवामी मार्च होगा। रोजनामा जसारत ने मंसूरा मरकजी तरबियतगाह से इनके खिताब और उलमा के वफ्द से इनकी गुफ्तगू के हवाले से तहरीर किया है कि इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी मुल्क को किसी हादसे से दोचार कर सकता है। इमरान खान की जेर क़यादत पीटीआई हुकूमत की नाकामी और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से मुताल्लिक खबर देते हुए रोजनामा नवाए वक्त हमजा शहबाज के हवाले से लिखता है कि इस हुकूमत में जमहूरी रवैये खत्म हो रहे हैं। इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इंसान जब खुद को बड़ा समझने लगे तो फिर जमहूरी रवैये खत्म हो जाते हैं। मईशत सिसकियां ले रही और डूब रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले, वो वक्त दूर नहीं जब कौम उनका मुहासिबा करेगी।
हुकूमत गिरफ्तारियों में लगी हुई है और सुबह शाम झूठ बोल रही है। हुकूमत की नासमझी ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि सरमायाकारी 52% कम हो गई है। 5,000 अरब रुपए का कर्जा लिया जा चुका है। 2,000 अरब रुपए डिवैल्यूएशन पर खर्च किया जा चुका है। 37% रुपए की कदर कम हुई। शरह आमदन 3% और महंगाई 9% तक चली गई। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में हुकूमत ने इंतजामी खर्च में 730 अरब रुपए का इजाफी खर्चा किया है। दूसरी जानिब वजीर आजम जब खिताब करते हैं, स्टॉक मार्केट 200% गिरावट में चली जाती है। IMF से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। रोजनामा डॉन ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और माली बहरान पर तबसरा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खबर दी है कि रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI में तेजी से 49% तक कमी देखी गई, जो गैर यकीनी मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल की अक्कासी करती है। मरकजी बैंक के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक रवा माली साल में जुलाई से मई के दौरान कुल FDI 1 अरब 60 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गई थी, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान 3 अरब 16 करोड़ 10 लाख डॉलर थी। रवा माली साल के दौरान वसी करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के सख्त इकदामात मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह रहे और इसने बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क से दूर रखा। इसी तरह मई में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई और ये गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान 31 करोड़ 20 लाख डॉलर के मुकाबले में 23 करोड़ डॉलर रही। अखबार आगे रकम तराज है कि हुकूमत और SBP दोनों दावा करते हैं कि मईशत सुस्त है, लेकिन यकीनी तौर पर मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। ताहम गिरते FDI के आदादशुमार इनके दावे की हिमायत करते नजर नहीं आते। नीज ये कि मुल्कों की सतह पर चीन से कम होती बराह रास्त सरमायाकारी इस हुकूमत के लिए अहम मसला बन गई है, जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत मुल्क में सरमायाकारी के लिए शुमाली पड़ोसियों पर तेजी से इन्हिसार कर रही है। चीन से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 11 माह के दौरान सबसे ज्यादा 49 करोड़ 57 लाख डॉलर होने के बावजूद गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 1/3 से कम थी, क्योंकि उस अरसे में मुल्क को 1 अरब 82 करोड़ 80 लाख डॉलर मौसूल हुए थे। ताहम जायजे की मुद्दत के दौरान तमाम बड़े ममालिक से बैरूनी सरमायाकारी में कमी देखने में आई। बरतानिया से सरमायाकारी के बहाव में कमी हुई और यह गुज़िश्ता साल के 28 करोड़ 20 लाख डॉलर के मुकाबले में 17 करोड़ 10 लाख डॉलर पर आ गया। अखबार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादशुमार के हवाले से आगे लिखता है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुकूमत के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त में सामने आई जब इसे गैर मुल्की ज़र मुबादले की शदीद कमी का सामना है और वो डॉलर जमा करने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक से राबिते की कोशिशें कर रहा है। इलावा अजी अमरीका से सरमायाकारी का बहाव 11 माह के दौरान तकरीबन आधा 8 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गया, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 14 करोड़ 70 लाख डॉलर था। अमरीका से FDI में कमी को वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान खराब ताल्लुकात से मंसूब किया जा सकता है। नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहली बार असेंबली में पेश हुए, जहां उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर मईशत इसी तरह इन्हितात पजीर रही तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। इस बयान के हवाले से रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और जबरदस्त महसूलात पर मबनी बजट का हवाला देते हुए जरदारी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को और उन लोगों को जो PTI को इख्तदार में लाए अंदरूनी दिगरगू हालात पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए। PTI के पहले विफाकी बजट में उनकी तनकीद के हवाले से अखबार मजीद रकम तराज है कि मईशत के तमाम शोबे राहत की दुहाई दे रहे हैं। अगर हुकूमत के दावे के मुताबिक बजट अच्छा है तो फिर लोग और सनती शोबे इमदाद के लिए क्यों चीख रहे हैं। जरदारी ने बहार अरब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खुदा करे ऐसा कभी न हो जब पूरा मुल्क दूसरे ममालिक की तरह मौजूदा निजाम के खिलाफ उठ खड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो न सियासतदान और न ही मुल्क के इदारे इस सूरत हाल को काबू में कर पाएंगे। PPP के शरीक चेयरमैन ने मुल्क में जारी एहतसाब की लहर का हवाला देते हुए कहा कि आवाम को डर है कि मुबादा वो भी इस जाल में न फंस जाए। अखबार ने वाजह किया है कि एक दिन कबल कौमी असम्बली के स्पीकर के जरिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने के बाद जरदारी पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे थे। स्पीकर असद कैसर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोसिज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। इन दोनों रहनुमाओं को नैब ने बदउनवानी के इलाहिदा मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया था।
पाकिस्तान में पोलियो मुहिम की नाकामी के हवाले से बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में फतह कितनी दूर है। खबर के मुताबिक जिंदगी भर की माजूरी से बचाने वाली पोलियो वैक्सीन के बारे में पाकिस्तानी अवाम में कवी शकूक शुबहात पाए जाते हैं। पोलियो टीम के दौरे से एक दिन पहले ही पेशावर के नवा में एक देही स्कूल में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का इख्तिताम तशद्दुद और आतिज़नी के वाकयात पर हुआ था। माशोखेल गांव के मकामी स्कूल के हेडमास्टर ने इससे कबल स्कूल में पोलियो वैक्सीन पिलाए जाने की इजाजत नहीं दी थी। इस मर्तबा वो हुकूमती दबाव के आगे झुक गए और वैक्सीन पिलाई जाने लगी, मगर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने वालिदैन को फोन करके उन्हें बताया कि उनके बच्चे उल्टियां कर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। माशोखेल स्कूल के दर्जनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। किसी भी बच्चे में कोई अलामत नहीं पाई गई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और सोशल मीडिया के जरिए अवाम में इश्तियाल फैल चुका था। मुश्तइल वालिदैन एक मकामी मरकज सेहत के बाहर जमा हुए, उसकी बैरूनी दीवार हथौड़ों और डंडों से तोड़कर गिरा दी। मरकजी दरवाजे गिरा दिए गए और मरकज को जला देने के लिए अंदर दाखिल हो गए। ये सब कुछ मकामी चैनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से पेशावर में भी तशवीश फैलने लगी थी। हुकूमत के मुताबिक मजमूई तौर पर शहर के मुख्तलिफ स्कूलों से तकरीबन 30,000 बच्चों को अस्पताल लाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर सेहत ने बताया कि अवाम में अफरा तफरी मकामी मस्जिदों के लाउड स्पीकर ऐलानात की वजह से भी फैली, जिनमें अवाम से कहा गया कि वो कतरे पीने वाले अपने बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाएं। वजीर के मुताबिक तमाम बच्चे सेहतमंद पाए गए थे, मगर इस वाकये के नतीजे में पहले से ही लड़खड़ाती हुई पोलियो मुहिम मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई। इस माह का वैक्सीनेशन राउंड, जो कि अप्रैल में 3 दिन तक मुनक्किद हुआ था, 3 अफराद की अमवात पर मुंतज हुआ, जिसमें एक पोलियो वर्कर और पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शामिल थे। सेहत आमा की मुशीर डॉक्टर उज़मा की टीम में शामिल एक खातून कहती है कि लोग हमें सड़कों पर हिरासा कर रहे थे। गांव के दुकानदारों ने हमें वहां से चले जाने के लिए कहा। एक ने तो यहां तक कहा कि तुम लोग हमारे बच्चों को जहर देने के लिए आए हो। कतरे पिलाए जाने से इनकार जितना ज्यादा होगा, पोलियो टीमों के लिए खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। उज़मा कहती है कि मैं जब भी दरवाजा बजाती हूं तो मुझे कभी भी यकीन नहीं होता कि मुझे किस तरह का रद्दअमल मिलेगा। इन वाकयात के बाद हुकूमत ने हालात बेहतर होने तक इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम हालात बेहतर होने तक मुअत्तल कर दी, मगर हेल्थ वर्कर ये वाज़ह तौर पर समझते हैं कि कतरे पिलाए जाना भी अहम है। पोलियो बच्चों को मुतासिर करने वाली ऐसी खतरनाक बीमारी है जो 200 में से 1 केस में आसाबी निजाम पर हमलावर होती है और जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देती है। अगर ये फेफड़ों को मफलूज कर दे तो चंद ही घंटों में मौत वाक़ई हो सकती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो सामीन, आप सुन रहे थे पाकिस्तान डायरी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। 9:10 हो गए हैं लगभग। जी, 9:09 25 सेकंड हुए हैं। बिल्कुल 10 मिनट होने वाले हैं। सूरज के साथ साथ प्रोग्राम हमारा चल रहा है और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इंदु शर्मा। अंजर, इनसे हमारी बातें जारी रहेंगी। पहले एक नगमा सुनवा लिया जाए। जी, नगमा सुनवा लें। वाकई बहुत देर हो गया, सामीन भी इंतजार कर रहे होंगे।
मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में। इस दौरान में कई सवाल आ गए अंजर जी। पलकों की छांव से बाहर निकलें और अब योग की दुनिया में फिर से चलें जी। और जो सवालात हमारे सामाईन ने पूछे हैं, कुछ हम अपने एक्सपर्ट से पूछें, उनसे जानें। तो क्या सवाल है हमारे एक्सपर्ट के लिए? ये चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी ने पूछा है इंदु जी कि ये जल नीति करने के क्या क्या फायदे हैं। नीति अभ्यास जो हठ योग के अभ्यासों में एक अभ्यास बताया जाता है, शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आता है। अच्छा। नीति भी दो तरह की होती है, सूत्र नीति और जल नीति। आप जल नीति के फायदे जानने के लिए इच्छुक हैं तो नीति हमारे जो आंख है, आंख से संबंधित विकृति को दूर करने के लिए, आंखों में जलन है, पानी आता है, रोशनी कम है, उन सब के आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही कान की विकृति को दूर करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। ये मतलब जल नीति प्रॉब्लम के लिए कहते हैं, हमें ग्रंथों में वर्णन मिलता है, ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण औषधि है नीति। अच्छा, रामबाण औषधि। हाँ, निश्चित रूप से वो उसकी विकृति दूर होती है। और सूत्र नीति करेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलता है इन्हीं तीनों चीजों में, नाक, कान और गला। हाँ, तो लेकिन जो बेसिक लाभ है वो जल नीति से भी मिल जाते हैं। सूत्र नीति है क्या? सूत्र नीति सूत का बटा हुआ एक धागा होता है जो 9 इंच लंबा होता है। उसे नाक से डालते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं रबिंग करते हुए। तो जल नीति में क्या करते हैं, पॉट होता है, उसमें हल्का गुनगुना हल्के नमक डला हुआ पानी हम राइट नॉस्ट्रल से में लगाते हैं उस पॉट को। तो वो पानी राइट नॉस्ट्रल के थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रल में जाता है और बाहर निकल जाता है। इसी तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रल में लगाएंगे तो राइट नॉस्ट्रल से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन इस क्रिया में ये ध्यान रखना होता है कि अभ्यास करने के बाद हम छौंकनी जरूर करें, पानी भीतर रहे ना, पानी भीतर रह जाएगा जरूर। हाँ, मतलब अभ्यास का पाल भांति जैसा अभ्यास होता है जिसमें लगातार हमें श्वास को बाहर निकालना है ताकि ये श्वास के साथ पानी भी बाहर आ जाए और मस्तिष्क में पानी रुके ना। तो जो नीति का अभ्यास है हमारे चेहरे की चमक को भी बढ़ाता है। कफ जो हमारे साइनोसाइटिस होता है, कफ विकृति हो जाती है तो वो उसको भी समाप्त करता है। नाक की हड्डी बढ़ जाती है जिसके कारण से परेशानी होती है, उन सब विकृतियों को दूर करता है। मतलब इससे चेहरा भी इंसान का खूबसूरत हो जाता है, इंसान भी खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरती पर कुछ ज्यादा जोर नहीं है अंदर आज आपका? कई बार आ गया अब तक ये सवाल, खूबसूरती दर्द वगैरह की जो परेशानी है उसमें भी लाभ पहुंचाता है। अच्छा, तो कई फायदे हो गए। हाँ, जल नीति के फायदे। नाक, कान और गले की तमाम बीमारियों में एक तरह से कहा जाए कि ये ज्यादा फायदेमंद होगा जल नीति। एक ये है सूत विकृति, क्या है? सूत्र नीति। सूत्र नीति सेम, उसके भी वही लाभ है। मतलब उसमें एक सूत को दाएं नाक से डालना है, बाएं में निकालना है। नाक से डाल के मुंह से गले से निकलेगा, मुंह से मतलब मुंह से गले से होता हुआ। उसको हम रब करेंगे। एक हाथ से नाक का जो सिरा है वो पकड़ा रहेगा, दूसरे से मुंह से जो बाहर निकलेगा वो पकड़ा रहेगा, उसको हम रब करेंगे। ओके, घिसेंगे उससे ना। तो इस तरह से वो कफ विकृति को, मांस बढ़ जाना, हड्डी बढ़ जाना, ऐसी विकृति को दूर करता है। तो किसी योग गुरु से ही ये सीखना होगा? ये मैं पहले भी बताया, सारे अभ्यास हैं कि वो सुन के, देख के, पढ़ के बिल्कुल ना करें। कहा जाता है कि देखा देखी कीन्हा योग, छिजी काया बाढ़े रोग। कि देखा देखी करके अगर कोई भी अभ्यास करते हैं वो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा जी। तो क्योंकि सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। कोई भी अभ्यास है तो आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो सावधानियों के साथ ही आप उसको करें। तो हम भी इसके लिए योग गुरु का निर्देशन जरूरी है। कोई प्रशिक्षक हो उनके संपर्क में जाएं, उनसे सीखें जी। हाँ, तभी आपको समुचित लाभ मिलेगा। हर इलाके में मौजूद है वैसे तो इस तरह के इंस्टीट्यूट जहां पर योग कराया जाता है, तो आप वहां राब्ता कर सकते हैं, आपके इलाके में पता कीजिए। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा एक और सवाल भी है हमारे पास। ये हमें मिला है मुकुल का, कोल्हापुर से। ये लिखते हैं कि ऐसा कौन सा आसन है जिसमें जिस्म के सभी हिस्सों की वर्जिश हो जाती है, सभी अंगों की वर्जिश हो जाती है?
कोई एक ऐसा आसन बताइए। तो कोई एक आसन तो नहीं कहेंगे, आसनों की सीरीज कह सकते हैं। जैसे आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार 12 पोज इसमें एक व्यक्ति बनाता है, सीरीज होती है, एक के बाद दूसरा आसन, दूसरे के बाद तीसरा आसन, इस तरह से 10 आसनों का अभ्यास किया जाता है और पूरा 12 स्टेप में हम इसको करते हैं, तो एक चक्र माना जाता है। इसमें आप आगे झुकना, पीछे झुकना, एक पैर आगे दूसरा पैर पीछे, इस तरह से पोजीशन बनती है। तो शरीर के समस्त जोड़ जो हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, शरीर की समस्त मांसपेशियों में सक्रियता आ जाती है, रक्त संचार बढ़ जाता है। आप कोई आसन नहीं कर रहे हैं, आप श्वास के साथ, श्वास की नियमितता के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं तो वो भी एक उचित अभ्यास रहेगा। तो मुकुल, आपने सुन लिया होगा कि मुकम्मल एक आसन है ये सूर्य नमस्कार, जिसमें कई आसन डॉक्टर साहिबा ने बताया मिले हुए हैं, और अगर बाकायदा इसकी रोजाना प्रैक्टिस की जाती है तो जिस्म के तमाम हिस्सों को, तमाम हड्डियों, मांसपेशियों को फायदा पहुंचेगा इससे। एक सवाल और भी आया है, ये लिखते हैं कि बच्चा अगर क्लियर नहीं बोल पाता है, तुतला कर बोलता है, तो क्या उसके लिए भी कोई योगा है? ये दिगड़ी कला जोधपुर से ही सवाल पूछा गया है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक सिंहासन होता है जिसमें शेर की तरह गर्जना करनी होती है। अच्छा। हाँ, तो आप एक वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। अभी अगर ये योग से परिचित होंगे तो अगर इस आसन से इसका पोज को जान पाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज किसी के संपर्क में रह के योग गुरु के ये सीख सकते हैं। तो वज्रासन में बैठे, उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख के या अपने दोनों पैरों को फैला के सामने की ओर रख के सिंह गर्जना करी जाती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे गले पर पड़ता है। तो वो अभ्यास लाभ पहुंचा सकता है। साथ में उज्जाई प्राणायाम, जो भी गले का अभ्यास होता है, जिसमें हम गले की मांसपेशियों को संकुचित कर श्वास को लेना और छोड़ने का अभ्यास करते हैं। तो ये दो अभ्यास लाभकारी हो सकते हैं। और गंज ढूंढवारा से है मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज, और इनका जो सवाल है डॉक्टर साहिबा वो है ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो इसके लिए कौन सा योग किया जा सकता है जिससे ठीक रहे हम? ब्लड प्रेशर लो रहता है, अगर ये योग अभ्यास से जुड़े हुए हैं तो शायद समझ पाए कि सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम जिसमें कि हम अपने पिंगला नाड़ी, जैसे कि जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अराउज करती है, उसको सक्रियता प्रदान करते हैं। अच्छा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा बना के इसका अभ्यास करते हैं, तो राइट नॉस्ट्रल से इनहेलेशन करके लेफ्ट से एक्सेल करते हैं। बार बार राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे तो हमारी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होती है। ठीक है। तो वो जो एक्टिवेट होगी वो हमारे सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अराउज करेगी, रक्त संचार को बढ़ाती है, तो वो लो बीपी में आपको सपोर्ट करेगा। मास्टर खिल्लू परवेज, उम्मीद है आपने इस सवाल का आपने जवाब सुन लिया होगा। जी। वैसे जोड़ों के दर्द के लिए कई सवाल आए थे, वो तो डॉक्टर साहिबा ने बता ही दिया है आंसर। जी, किस तरह से तो बता दिए थे। जी। एक सवाल है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी जी का। ये कहते हैं 2 घंटे योगा करता हूँ मैं। 2 घंटे रोज करते हैं ये, तो कहते हैं कि क्या मुझे इसमें ब्लड शुगर में फायदा होगा इसके लिए? निश्चित रूप से अगर आप शुगर रिगार्डिंग अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यास करते हैं जो आपको आपकी बीमारी में हेल्प कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वो डिपेंड करता है कि आप 2 घंटे में अभ्यास कौन से कर रहे हैं, कौन सा अभ्यास करना होगा अगर एक लाइन में कहें तो। हाँ, तो मैंने पहले भी बताया कि एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास प्लस योग आसनों में ये वक्रासन का अभ्यास करें और ये मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करें, तो ये चीजें लाभ करें। कटी चक्रासन का अभ्यास करें जी, तो ये अच्छे लाभकारी अभ्यास रहेंगे। राजनगर बिहार जोन से है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, कहते हैं कि मेरी उम्र 70 साल की है और ये हार्ट पेशेंट हैं, कहते हैं दिल का मरीज हूं, क्या मैं योगा कर सकता हूं? आप योग अभ्यास में तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते, आपकी आयु और शरीर की क्षमता अनुसार ही आप करें, लेकिन हृदय हार्ट पेशेंट होने के कारण आप जितने सहज सरल
और शिथिल आसनों को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे शवासन हुआ, आसान आसन है थोड़े, उनकी जिसमें कि हृदय क्षेत्र पर दबाव ना पड़े। जी 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 जी। जितना आप अपने को विश्राम देंगे, शरीर को विश्राम देंगे, उतना लाभ मिलेगा। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं। योग आसनों के अभ्यास को थोड़ा कम ही रखें, जिसमें शवासन का अभ्यास आपके लिए लाभकारी रहेगा। शवासन का तो गुप्ता जी आपने सुन लिया होगा, आपके लिए डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप ज्यादातर शव आसन करें तो वो आपके लिए आसान भी होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। शुक्रिया डॉक्टर इंदु। अभी कुछ और हमारी बातें आपसे जारी रहेंगी। कुछ मैसेजेस यहाँ पे शामिल करते हैं। गोड धाकलो थार से जेठमल सिंह सोदो, रवि सिंह, प्रदीप सिंह को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कहते हैं काफी मालूमाती बातें हो रही हैं। इसके अलावा आदाब और सलाम के साथ आया है एक और पैगाम दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा बेबी गविया का, कनाडा से शामिल हुई हैं। और ये हैं बेगना मोरी सिंध पाकिस्तान से हैं, मास्टर रब्दीनो समू, रशीद अहमद समू, शकील अहमद, कुमार सानू, किशोर कुमार की आवाज में नगमा सुनना चाहते हैं। जाफर अब्दुल्ला साहब हैं मरीर सऊदाबाद कराची पाकिस्तान से, सलाम और आदाब लिखा है इन्होंने। और नगमे की फरमाइश थी जो हम सुनवा चुके हैं। सिकंदर बलोच का मैसेज है, साथ में इनके नजीबुल्ला नसीबुल्ला और साथी भी हैं पोस्टल कॉलोनी खुशदार बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं, सलाम आदाब। इन्होंने कहा है प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, योग के हवाले से जो बातें जा रही हैं वो काफी पसंद आ रही हैं। ताज मोहम्मद सुमरो ठट्टा सिंध पाकिस्तान से, मोहम्मद सिद्दीक सुमरो और हाशिम सुमरो हैं। गांव का नाम था ताज मोहम्मद सुमरो जी, वहां से, ये ठट्टा में है ये गांव, वहां से मोहम्मद सिद्दीक सुमरो, मोहम्मद हाशिम सुमरो का मैसेज था। और कहते हैं कि आदाब सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। अगला जो मैसेज है दोनों मेजबानों को सलाम अलैकुम के साथ आया है। शाहनवाज चांदियो, आरफा चांदियो हैं, खैरपुर नाथन शाह से शामिल हुए हैं। प्रोग्राम कहते हैं काफी दिनों के बाद शामिल हो रहे हैं, हमारी फरमाइश पूरी कीजिएगा। रफी और लता जी की आवाज में कोई अच्छा नगमा सुनना चाहते हैं तो अगला नगमा शाहनवाज चांदियो जी, रफी और लता की ही आवाजों में, जरा सा इंतजार करना होगा आपको जी। कुछ पैगामात को मैं शामिल कर लूं, यानी हिंदुस्तानी सामीन के पैगामात हैं जी। चंद्रपुर से हैं श्रीमती रंजना झरिया, आदाब लिखती हैं। आदाब जी। और बिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा और सरिता शर्मा हैं। आदाब मुकेश जी, सरिता जी। और ये वाह वाह, ये अच्छा, इन्होंने योगा के बारे में कुछ लिखा है। यूनुस खत्री जी हैं। खत्री जी हैं जी। डॉक्टर इब्राहिम खान हैं, बेगम हसीना खान हैं, सबिहा खान है, बीजापुर कर्नाटका से सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। और ये घंटाघर खांडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया हैं। संजय जी आपको भी नमस्कार हमारा। और ये उल्लासनगर मुंबई से हैं पुरुषोत्तम शमतकर, ज्योति शमतकर, कहते हैं कि कोई भी नगमा सुनवा दें। डॉक्टर इब्राहिम खान, ये मैंने पढ़ दिया अभी। अच्छा जी, आपने पढ़ दिया है। और ये है अमरावती से कमरुल ठेकेदार, नसीम बेगम और उनकी नवासी हैं आसिया और हादिया जी, सभी का शुक्रिया। और एक और पैगाम को शामिल करें तो ये है तिलहारा से विनायक भगत, रविंद्र भगत और प्रशांत भगत हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सबका। करती हूँ यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ।
मुझसे बात करती हो। कुछ खत शामिल करते हैं यहाँ पर। कालीगांव से सुधाकर जाधव, जगुताई जाधव, विठल जाधव का खत है। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हैं भागवत वर्मा, मॉडल टाउन पानीपत से हैं संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा करनाल से, नरेंद्र तनेजा, देव और साथ में है कोमल, छाबड़ा राजस्थान से, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो, जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा पूनम और रुचि हैं सनावत से हैं, किशोर कुमार सनवाले, रेखा सनवाले और हिमांशु, और मयूर पार्क औरंगाबाद से हैं सूर्यकांत मानेकर और साथ में मेघा। कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। जी आंसर। देखिए वक्त अब हो गया है यहाँ पर खबरों के खुलासे का, तो चलिए फिलहाल खबरों का खुलासा सुनते हैं, जरा देर के बाद वापस लौटेंगे। फहीम अहमद से खबरों का खुलासा सुनिए। आज योग का 5वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में रांची से योग दिवस मनाने में मुल्क की क़यादत की। बड़ी तकरीब आज सुबह रांची के प्रभात तारा ग्राउंड पर हुई। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने योग को सेहत स्कीमों के साथ मरबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में सरकार ने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ योग को मरबूत किया है ताकि इसे हिफ्ज़ान सेहत का एक सुतून बनाया जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि आज के बदलते हुए दौर में बीमारी से बचाव के साथ साथ तंदुरुस्ती पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि योग डिसिप्लिन और अज़्म की अक्कासी करता है और पूरी जिंदगी इस पर अमल करना चाहिए। वजीर आजम ने जदीद तर्ज के योग को देही और कबायली इलाकों तक ले जाने की जरूरत उजागर की। उन्होंने कहा कि योग गरीब लोगों को बीमारियों और गुर्बत से बाहर निकालने में अहम रोल अदा कर सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि योग इल्म, जानकारी, काम और लगन का एक उम्दा इम्तिजाज फराहम करता है। उन्होंने योग से मुतालिक तहकीक पर भी जोर दिया। कौमी राजधानी दिल्ली में असल तकरीब राजपथ पर हुई। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि योग इंसानियत का पैगाम फैलाता है और इसे किसी भी मजहब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि योग दुनिया को मरबूत कर रहा है और अब ये लोगों का तर्ज जिंदगी बन गया है। बैरून मुल्क से भी योग दिवस की तकरीबात मनाए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। नेपाल में वजीर आजम केपी शर्मा ओली और नायब वजीर आजम उपेंद्र यादव समेत योग के सैकड़ों मद्दाहों ने तकरीबात में हिस्सा लिया। ढाका में भी योग का बैनुल-अक़वामी दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वहां बंगबंधु स्टेडियम आज सुबह योग के हजारों शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ मुल्कों के तकरीबन 4000 योग मद्दाहों ने अबूजबी में योग मुजाहरे में हिस्सा लिया। योग के फरोग के लिए गिराकदर देन के सिलसिले में 2019 के वजीर आजम के अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। आयुष वजारत ने एक बयान में कहा कि ये अवार्ड गुजरात के लाइफ मिशन के स्वामी राजा ऋषि मुनि,
इटली की मोहतरमा एंटोनीता रोजी मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योगा और जापान के जापान योगा निकेतन को दिया जाएगा। एक बार में ही 3 तलाक के तरीके पर पाबंदी लगाने के लिए एक नया बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुस्लिम खवातीन के शादी से मुताल्लिक हुकूक के तहफ्फुज का बिल 2019 लोकसभा के आज के एजेंडे में शामिल है और ये फरवरी में बीजेपी की जेर क़यादत साबिक़ा एनडीए सरकार की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। पिछले महीने 16वीं लोकसभा तहलील किए जाने के साथ ही साबिक़ा बिल की मुद्दत खत्म हो गई थी क्योंकि ये राज्यसभा में जेर इल्तवा था। इसके साथ ही खबरों का खुलासा खत्म हुआ। मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। सूरज के साथ साथ प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं। अंदर देखिए, अभी हमने न्यूज में भी सुना कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कितने सारे ममालिक में आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद की जा रहे हैं। यहाँ पर नेपाल का जिक्र हुआ, ढाका का जिक्र हुआ, यूएई का जिक्र हुआ और भी कई ममालिक हैं जहाँ पर बहुत प्रोग्राम आज के दिन के हवाले से तरतीब दिए गए हैं। अहम ये कि हमारे झारखंड का जिक्र हुआ। अच्छा, आपकी रियासत का जिक्र हुआ। जी, का जिक्र हुआ और ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के लगभग हर जगह योगा मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर मनाया जा रहा है आज का ये दिन। और यकीनन ये जो इशारा है इस बात का कि आने वाले वक्त में यकीनन मजीद लोग और दुनिया के तमाम ममालिक भी इस धारे में शामिल होंगे, योग की अहमियत को समझेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इंदु शर्मा मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर योग एजुकेशन, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से आप हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। बहुत सारे सवाल हमारे डॉक्टर साहिबा से जारी हैं। आप बताइए, हम एक नगमा सुनवाएं या कुछ सवाल ले लेते हैं? एक सवाल ले लेते हैं फिर जी नगमा जरूर। तो एक सवाल कोई आप चाहें। जी, हिंदुस्तान की जानिब से बहुत सारे सवाल हैं। इन्होंने पूछा है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सा आसन किया जा सकता है। ये खंडवा से क्वेश्चन आया है। कुसुम और संजय मार्कंडे जी हमें सुन रहे हैं। पेट की चर्बी, मोटापा वाकई में परेशानी है। जी, काफी व्यक्ति इससे ग्रसित हैं। तो पेट की चर्बी के लिए पीठ के बल लेट के उत्तान पादासन का एक अभ्यास किया जाता है। उत्तान, दोनों पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को बटक्स के बगल में रखते हैं, हथेली जमीन की ओर, और दोनों पैरों को अगर क्षमता है तो एक साथ उठाएं ऊपर 30 डिग्री मतलब पीछे की तरफ से मोड़ते हुए के बल लेट के पैरों को सीधा रखेंगे। अगर आप क्षमतावान हैं तो दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा सकते हैं 30 डिग्री एंगल में। अगर उतनी कैपेसिटी नहीं बन पा रही है तो एक पैर को उठाएं और फिर उसे नीचे रखें, फिर दूसरे पैर को उठाएं। एक एक पैर से करने का प्रयास करें। तो उत्तान पादासन इसे कहा जाता है। उत्तान पादासन, तो पैरों को ऊपर उठाना, उत्तान पादासन। तो ये इसका सीधा प्रभाव हमारे पेट पर पड़ेगा। आसान भी है काफी। जी, एक आसान सवाल तो है पर करने में इसमें एफर्ट लगता है। हाँ, थोड़ा पेट दुखता भी है शुरू में, खिंचाव होता है। जी, क्षमता अनुसार ही करें। भाई चर्बी है, आसानी से नहीं वो घुलने वाली। अंजर, समझिए आप बात को। बढ़ते सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी यदि ये अपने प्रैक्टिस में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही थोड़ा डाइट को कंट्रोल भी करें। अच्छा, जिनके घुटने उठने में दर्द होता है वो तो आप बताइए, लेकिन फिर भी ज्वाइंट पेन वगैरह जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पैर को जैसे आप चेयर पे बैठे, क्योंकि घुटनों का दर्द है तो मुझे नहीं लगता उन्हें आराम से नीचे बैठने में आराम मिलेगा, दर्द ही होगा। तो चेयर में बैठ के भी वो अभ्यास को कर सकते हैं। पैर को चेयर में बैठ के पैर को ऊपर उठाना, नीचे रखना। ठीक है। तो इस तरह से यदि थेरेपी के टाइप का जो, हाँ, क्योंकि वो नीचे घुटने में दर्द है तो ऊपर नीचे बैठने में उन्हें परेशानी होती होगी। जी। तो फिर वो चेयर पे बैठ के अगर पैर को ऊपर उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं, नीचे, तो इस तरह से पैर की क्रियाओं को कर सकते हैं। फिर आगे पीछे करके भी घुटने का जितना मूवमेंट होगा वो उसके पेन को रिलीफ करेगा। विनोद मकवाना जी का मैसेज है, ये मुंबई से हमें सुन रहे हैं। इनका कहना है कि किडनी स्टोन के लिए कौन सा आसन हो सकता है? एग्जैक्टली, किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए आसन तो इतना प्रभावकारी नहीं रहेगा। आप डॉक्टर से संपर्क करें, आपकी कितना किस लेवल में है, आप कितने कैपेबल हैं किस अभ्यास को करने के लिए, वो उसका
परामर्श लेना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। मुकेश शर्मा जी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं और इनका सवाल है कि बाईं तरफ से हर दम आधे सर में दर्द रहता है, ऐसे में क्या योग किया जा सकता है? मेरे को लगता है कि माइग्रेन से की बात ये कर रहे हैं, आधे सिर का दर्द रहता है। इसके लिए जो नेति का अभ्यास हमने पहले भी अभी जिक्र किया, वो भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। सिर दर्द की बात मैंने उसमें भी करी थी, किसी भी तरह का सिर दर्द हो वो उसमें लाभ पहुंचाएगा। साथ ही मत्स्य आसन, क्योंकि रक्त का संचार हमारे सिर की तरफ होगा तो उसमें लाभ पहुंचेगा। मत्स्य आसन होता है कि आप पीठ के बल लेटते हैं और अपने तालू वाले भाग को जमीन पे लगाते हैं अपने हाथों की सहायता से। तो ये अभ्यास भी उसमें लाभ पहुंचाएगा। साथ ही प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो इन्हें लाभ मिलेगा। अच्छा, कुंभार उस्मान जी का पैगाम था आंखों की तकलीफ से मुतालिक, तो वो तो आप बता ही चुकी हैं कि जल नीति में उसमें फायदा होगा। आंखों की तकलीफ में आंख के जलन है, पानी आता है, जी है ना, तो जल नीति से लाभ मिलेगा। तो कुंभार उस्मान भाई, आप किसी योग एक्सपर्ट से पूछिए कि ये जल नीति वो किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, फिर एक नगमा सुनवाएंगे। शमीम अहमद अश्क साहब पूछ रहे हैं कि किसी की ओपन हार्ट सर्जरी अगर हो चुकी है तो क्या वो योग कर सकता है? आप प्राणायाम करें और शवासन का अभ्यास करें। अच्छा, है ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करें तो वो आपको लाभ मिलेगा उससे। बहुत शुक्रिया। चलिए, एक नगमे का वक्त हुआ है। बिल्कुल, एक नगमा सुनते हैं। तूने दिया मेरे बेचैन दिल को चैन, तूने दिया शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया। ओ तेरा एहसान है जो प्यार तूने किया, तेरा एहसान है जो प्यार तूने किया, शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया। कभी ख्वाबों में मैंने आके तेरी नींद चुराई रातों में, कभी उलझाया कभी सुलझाया तेरी जुल्फों को मुलाकातों में, तेरी जुल्फों को मुलाकातों में। हो मेरी गुस्ताखियों को तूने माफ किया, मेरी गुस्ताखियों को तूने माफ किया, शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया। हर वक्त समाई रहती
जाता, मैं बहक जाता, गिर जाता मैं इन राहों में, गिर जाता मैं इन राहों में। ओ मेरे साथी मुझे तूने थाम लिया, मेरे साथी मुझे तूने थाम लिया। शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया। सूरज के साथ साथ प्रोग्राम आप ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। जी अंजर, कोई सवाल अगर हो तो पूछ सकते हैं अभी। एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है। क्या पूछते हैं? कौन है? कुछ भी बीमारी नहीं हो क्या फिर भी योगा करें? ये वसंतराव भोजने जी का है। वसंतराव भोजने जी, योगा इसीलिए है कि कोई बीमारी ना हो सके। बीमारियों के बारे में तो हमने बात कर ली बहुत सारी। अब अगर स्वस्थ रहना है, सेहतमंद रहना है तो प्रैक्टिस बना लीजिए कि योग करना है। बाकी डॉक्टर साहिबा बताएंगी और तफसील। इंदु जी बताइए कि कोई बीमारी नहीं है। सही बताया आपने कि योग का एक पक्ष है कि अगर विकृति हो गई है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं जी। और एक विकृति हो ही ना, रोग आए ही ना जी, उसके लिए कैसे हम अपने को तैयार करें जी। तो निश्चित रूप से जो योग के जितने अभ्यास हैं यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आप शरीर से मन से स्वस्थ रहेंगे और किसी तरह का कोई रोग आपको जीवन पर्यंत होगा ही नहीं जी। तो निश्चित रूप से जिन्हें कोई बीमारी नहीं है उनके लिए भी योग है। वैसे मुझे जो समझ में आया इनके सवाल से कि अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो सब योगा का ताल्लुक कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी ही से है। वो इस कारण से भी है क्योंकि समाज में आज बीमारियां ही बढ़ती जा रही हैं। हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और हर कोई अपने रोग से छुटकारा पाना चाहता है। तो योग जैसे हमने पहले भी बताया उसमें एक कारगर उपाय है, इसीलिए हर कोई योग के माध्यम से सरल, सहज और बिना किसी साइड इफेक्ट के जो अभ्यास है उसको अपनाना चाह रहा है। इसीलिए हर कोई अपने को राहत पहुंचाने के लिए योग से जुड़ रहा है। एक और सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा अंजर। इन्होंने लिखा है कि मोटापा कम करने के लिए कोई योग है? शबनम की सास ये सवाल पूछ रही है खंडवा से। तो शबनम की सास से पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो बहू को मोहब्बत करना जरा कम करें। ये जो बहुत ज्यादा बहुत मसालेदार और तली हुई मुरगन ग़िज़ाएं जो आप खिला रही हैं बहू साहिबा को, एक तो वो कम कर दीजिए। आप थोड़ा प्यार में कमी लाइए इस मामले में खाने पीने की, ताकि वो मोटापा उनका कंट्रोल रहे। सास मोटी है या बहू मोटी? बहू। अच्छा, सास से ज्यादा मोटी हो गई। बिल्कुल, बहू जो है वो मतलब सास साहिबा ने बहुत प्यार दिया। सास को क्या मतलब खिलाती पिलाती नहीं? सास को मोटा होना चाहिए था, उसकी जगह बहू मोटी हो गई। बहू आई नई नई घर में तो लाड प्यार होना तो फितरी बात थी। और बाकी इंदु जी बताएंगी कि मोटापा कैसे कम किया जाए। इंदु जी वो भी मतलब बहू ये मतलब आमतौर पर खवातीन का, खासतौर पर जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं उनके साथ मसला बहुत हो जाता है कि ज्यादा कामकाज में रहती हैं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं हो पाती है, योग पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ टहलना वहलना भी नहीं होता कि कुछ सैर करें, मॉर्निंग वॉक में निकलें। तो ऐसे में वो घर पर रह के किस तरह से अपने वजन को कंट्रोल रखें? अगर किसी तरह की कोई विकृति नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना या शुगर वगैरह, तो जो है आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति षटकर्म के अंतर्गत आती है, भस्त्रिका प्राणायाम के अंतर्गत आता है। इसका अभ्यास करके आप अपने अंदर जो फैट स्टोर हो गया है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही जो गत्यात्मक अभ्यास है, जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, तो वो आप करें, और चक्की चालन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, इनका अभ्यास करें। और मोटापा घटाने के लिए पहले भी जैसे मैंने बताया उत्तान पादासन, पेट के बल लेट के शलभासन, तो ये सारे अभ्यास लाभ पहुंचाएंगे। और खाने पीने पे भी कंट्रोल रखना वो तो सबसे पहले है कि आप अपने खाने पे ध्यान रखें और सात्विक भोजन लें, और जितनी भूख है उसका आधा खाएं, और आधे पेट में भी 1/4 पानी के लिए 1/4 वायु के लिए रखें।
शुक्रिया। अभी आपने बताया था जल नीति के हवाले से कई सवाल भी आए और आपने बताया भी, लेकिन एक सवाल आया है, 8 साल का है बच्चा, मुंबई से अंश और अनु पूछ रहे हैं और वो स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं उनके। तो ऐसे में क्या वो भी जल नीति करवाई जाएगी बच्चे को? हाँ, बिल्कुल, जल नीति और त्राटक का अभ्यास वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अंश अनु आपने सुन लिया होगा, किसी योग एक्सपर्ट से आप बात कर लीजिए तो बच्चे को चश्मा डेफिनेटली उतर जाएगा, ये लगातार अगर प्रैक्टिस बनी रहती है तो जल नीति करने की। जी अंजय, कोई सवाल, कुछ पैगामात ले लेते हैं? कुछ पैगामात को ले लेते हैं, वरना लोग कहेंगे कि पता नहीं जी क्या हो गया। हो सकता है इसमें भी कोई सवाल हो बीच में कहीं, आप जब पढ़ेंगे तो। जी, इसमें हो ही सकता है, यकीनन हो सकता है। एक मुझे मिल गया है, अस्थमा के लिए पूछा है सवाल डॉक्टर साहिबा। कहते हैं कि सांस की बीमारी यानी अस्थमा, ऐसी बीमारी में योगा से हम कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं? कोई, ये सलमान है कराची पाकिस्तान से, इनका सवाल है। अस्थमा ऐसी विकृति है जिसमें श्वास को छोड़ने में पेशेंट को दिक्कत होती है, एक तरफा सांस चलने लगती है जी। तो इसके लिए हमारे जो फेफड़ों की क्षमता है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है जी। तो फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे लाभप्रद रहेगा। तो प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम को करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। साथ ही जल नीति का अभ्यास जो कफ विकृति को दूर करता है, वमन का अभ्यास, पानी पी के वॉमिट करते हैं खाली पेट, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के, तो ये कफ को बाहर निकालता है। अच्छा, तो वो लाभकारी रहेगा। साथ ही भुजंग आसन का अभ्यास, आसनों के अंतर्गत यदि हम जाएं, पेट के बल लेट के हाथों की सहायता से अपने धड़ को ऊपर उठाएं, तो ये क्या करता है, हमारे फेफड़ों में प्रसार लाता है, फैलाव लाता है, जिससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। धनुरासन का अभ्यास, पेट के बल लेट के दोनों हाथों की सहायता से पैर के पंजे को पकड़ के ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये सारे अभ्यास क्षमता अनुसार करें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आप जितने करने योग्य हो उतना करें, धीरे धीरे करें, जबरदस्ती जल्दबाजी बिल्कुल ना करें जी। और अच्छा होगा कि किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में आप करें। ये सारे अभ्यास आप जानकार व्यक्ति के निर्देशन में ही करें जी, केवल सुन के ना करें। अच्छा, एक आजकल जो एक और मसला है, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोग मतलब शराब है या सिगरेट है या बीड़ी है, ये सब पीते हैं, तो उससे छुटकारा अगर पाना हो तब कौन सा योगा करेंगे? मतलब ये सारी चीजें आपकी मनोबल से जुड़ी हुई होती है, संकल्प शक्ति से जुड़ी हुई होती है। आदमी कहीं ना कहीं चीजों अपने आप में कमजोर पड़ता जाता है, तो इन चीजों का सहारा लेता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो यदि वो योग अभ्यास से जुड़ता है तो धीरे धीरे ये योग अभ्यास उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाता है, मनोबल को बढ़ाता है। और ये इसी के साथ साथ जब वो फिर कोई संकल्प लेता है तो निश्चित रूप से अपने क्रियाकलापों में बदलाव ला सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आसन से ये सब हो जाएगा। योग का समुचित अभ्यास समग्र रूप से उसके मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे उसकी आदतों में, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अच्छा। यानी योगा के जरिए सबसे पहले हमें अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत करना होगा, और जब कुव्वत इरादी मजबूत हो जाएगी तो इन चीजों को हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, इन बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाएगा, सारी आदतें खत्म हो जाएंगी, बुरी आदतें। और कुछ और पैगामात ले लीजिए जी, मतलब एक नगमे की बारी एक है। पहले कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। हाँ, कुछ मैसेजेस को ले लें। तो हमारे पास ये मैसेज है गुजरात से। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है वो तो पढ़ा ही नहीं जाता है। विनोद मखवाना जी हैं, दीसर मुंबई से हैं, इनका मैसेज आया था। इसके अलावा छोटे अंसारी जी का मैसेज है, योगा करो सेहत बनाओ, लिख रहे हैं। और सुखविंदर सिंह जौरा सिटी देवाना कहते हैं, योगा पर उम्दा पेशकश रही आज के प्रोग्राम की। पंखा रोड से इन्होंने पैगाम भेजा है। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का मैसेज मिल गया है। और ये है रोहिदास चौक बंदरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, ऋषि शिंदे और साथ में है प्रशांत सिंधे। तो मुझे लगता है अंजर अब हमारी काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है डॉक्टर इंदु से जी, तो इनसे तो इजाजत ली जाए, इनका शुक्रिया अदा करते हुए। जी, आपका बहुत बहुत वाकई मतलब आज बहुत मालूमाती बातें हमें पता चली, हमें बहुत सारी चीजें हमने योगा के बारे में जाना जी, और बहुत सारे वो आसन जिनका शायद मैंने कभी नाम नहीं सुना था। जी बिल्कुल, बहुत मतलब तफसील के साथ आपने बताया, तफसील के साथ वो सारी चीजें सुनी। हम हमेशा वो चीजें याद रखेंगे, आपको याद रखेंगे, आपकी बातों को याद रखेंगे।
आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामईन को बहुत सारी चीजें पता चली, तो उनके लिए हमारे लिसनर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो वक्त की कमी के बायस हम शामिल नहीं कर पा रहे, जो आपको सुन रहे हैं और आपको पसंद उन्होंने किया है, उन्होंने भी आपका शुक्रिया अदा किया है कि आप तशरीफ लाई। तो मिलते हैं फिर कभी इंशाल्लाह योग के हवाले से, या किसी और मौके पे। शुक्रिया। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में